हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रचंड सर्दी में लद्दाख से भागे चीनी सैनिक रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में इस भीषण सर्दी में चीनी सैनिकों से नहीं झिल रहा दोस्तों, तो फिर अब चाइना दूसरे उपाय की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बताएंगे इसको लेकर क्या है ये बड़ी खबर, साथ ही आगे बताएंगे जहाँ पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए बना दिया गया है रास्ता। जी हाँ दोस्तों, चीन रहे अब खबरदार, बता दे भारतीय सेनाओं के लिए पहाड़ों को चीर करके रास्ता बना दिया गया है। दोस्तों भारत की तरफ से सबसे बड़ी खबर, साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से पहले यूएई ने भारत को दिया है ये अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। बताएंगे दोस्तों क्या तोहफा दिया है। साथ ही यूक्रेन में नाटो के साथ जंग के खतरे के बीच रूस ने तैनात किया अपना सबसे घातक हथियार S-550। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या हाल है दोस्तों अभी वहाँ का। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहाँ पर चीन ने अमेरिका को दे दी है शीत युद्ध की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बात पर। साथ ही बताएंगे जहाँ पर दुनिया में ओमिक्रॉन की महालहर के बीच WHO ने बताया है अभी बहुत ज्यादा खतरा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या क्या कहा है WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। साथ ही दुनिया भर में बुरा गुजरा क्रिसमस का वीक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है दोस्तों कोरोना के केसेस में, सारी जानकारी देंगे। साथ ही क्या महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट एकदम देखने को मिला है, एकदम से 2000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं दोस्तों। साथ ही ओमिक्रॉन के कारण उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे शिक्षा विभाग के नए निर्देश क्या है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों का बड़ा तोहफा, इस दिन सरकार अन्नदाताओं को ट्रांसफर करेगी 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन सी तारीख के दिन, तो हर तरह की जानकारी देने वाले दोस्तों आपको, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है और अपने भारत देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रचंड सर्दी में लद्दाख से भागे चीनी सैनिक रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है अब ड्रैगन। बता दे इस प्रचंड सर्दी के मौसम में चीन सैनिक तिब्बत और लद्दाख में भारतीय सीमा के पास तैनाती नहीं कर पा रहे हैं, और इस मौसम में उनके लिए सीमा पर खड़ा रहना काफी मुश्किल भरी चुनौती साबित हो रही है दोस्तों। और ज्यादातर सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है वो ही मशीन गन चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दावा किया गया है कि भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन अपने पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों मशीन गन ले जाने वाले रोबोटों को तैनात कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चीनी सैनिक अब काम करने लायक नहीं रहे और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं दोस्तों। पहले चीन की तरफ से कहा गया था कि सर्दी के महीने में भी चीन के कम से कम 50,000 से 60,000 सैनिक सीमा पर रहेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि चीन की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने सैनिकों को सीमा पर कैसे रखे, जिसके अल्टरनेटिव में दोस्तों ये नया उपाय ढूंढा गया है। और रोबोट्स को जो कि पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है दोस्तों, उनको अब सीमा पर खड़ा किया गया है। जी हाँ, ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कितनी ज्यादा एनर्जी चीनी सैनिकों में है दोस्तों, जो ठंड तक नहीं झेल पा रही। अब आप समझ पा रहे होंगे, और अपनी भारतीय सेनाओं का लोहा मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत के सेना कभी भी हाथ खड़े नहीं करते दोस्तों, और वो हर मौसम हर स्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय सेना जय हिंद कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पहाड़ों को चीर करके सेना के लिए बना दिया गया है रास्ता, चीन रहे खबरदार। बता दें अरुणाचल पर पहले से ही बुरी नजर, डोकलाम और फिर लद्दाख में दुस्साहस देख भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है दोस्तों। बॉर्डर तक बड़े हथियार और अतिरिक्त सैनिकों की फौरन तैनाती के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि आज के अनिश्चित माहौल में किसी
किसी भी तरह के संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तैयारी में पहाड़ों को चीर करके सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ऐसे ही 2 क्षेत्रों में दमदार पुल खड़े किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन बोले तो BRO द्वारा बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन 24 पुलों में से 9 जम्मू कश्मीर में, 5 लद्दाख में और 5 हिमाचल प्रदेश में, जी हाँ, और 3 उत्तराखंड में और एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। 3 सड़कों में से 2 लद्दाख में और 1 पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। और अब चाइना जाहिर तौर पर बौखलाने वाला है दोस्तों इस खबर को देखने के बाद। अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा से पहले UAE ने भारत को दिया है ये तोहफा। बता दें, संयुक्त अरब अमीरात ने अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा से पहले भारत पर लगी एक पाबंदी को हटा दिया है। UAE ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। दोस्तों, UAE ने ये कदम भारत सरकार के उस आश्वासन के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सरकार बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि भारत तमिलनाडु के 2 प्रतिष्ठानों से UAE को अंडे सेने वाले अंडे, जिसे हैच्ड एग्स भी कहते हैं दोस्तों, और चूजों का निर्यात कर सकेगा। लेकिन मोदी जी को लेकर UAE दौरे से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहां पर 6 जनवरी को उनका दौरा होना था, लेकिन ओमिक्रॉन संकट के वजह से PM मोदी जी का UAE दौरा स्थगित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे में आप भी मानते हैं कि मोदी जी को इस कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहीं और दौरा नहीं करना चाहिए दोस्तों विदेशों में, तो ये बात कमेंट में जरूर कह दीजिएगा मोदी जी को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन में नाटो के साथ जंग का बड़े खतरे के बीच रूस ने तैनात किया अपना सबसे घातक हथियार S-550। बता दें, रूस ने एक अल्ट्रा सीक्रेट एंटी सैटेलाइट हथियार स्टार वार्स मिसाइल को सक्रिय कर दिया है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से ये कहा गया है कि S-550 युद्धक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये हथियार हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस क्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। रूस की ओर से भारी हथियारों की तैनाती इस बात का सबूत है कि क्रेमलिन और पश्चिम व यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका के रक्षा बजट से चिढ़ गया चीन। भोपू ग्लोबल टाइम्स में कहा, बढ़ रहा है कर्ज और दिख रही है शीत युद्ध की मानसिकता। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम बोले तो NDAA पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी, आप सभी जानते होंगे। और इस कानून के तहत रक्षा मंदों पर खर्च के लिए 768.2 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं, जिसमें से 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। तो वहीं अब चीन ने इस पर तंज कसा है दोस्तों। NDAA सैन्य खर्च में 5% की वृद्धि को अधिकृत करता है और ये सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बात पर दोस्तों चाइना के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के साथ शीत युद्ध की धमकी दी है। अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने तैनात किया महाशक्तिशाली सैटेलाइट, भारतीय सेना के हर हलचल की कर सकती है निगरानी। बता दें दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन ने अब अंतरिक्ष में अपनी महाशक्तिशाली तीसरी आंख को तैनात कर दिया है। चीन का यह अत्याधुनिक सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली कैमरों से लैस है। बीजिंग 3 नाम का यह व्यवसायिक सैटेलाइट 1 टन वजनी है दोस्तों, और किसी देश में सड़क पर जा रहे सेना के वाहनों और उस पर लदे हथियारों को मात्र कुछ सेकंड में ही पहचान कर लेगा। चीन के इस जासूसी सैटेलाइट से भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आक्रामकता का सामना कर रही है। यानी कि दोस्तों अब सैटेलाइट के द्वारा वो भारत की भी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं भारत सरकार को भी कोई ऐसा ही बड़ा कदम उठाना चाहिए दोस्तों, तो राय सुझाव आप भी जरूर दीजिएगा। क्या उठाना चाहिए अपने भारत को ये कदम? क्या भारत को भी अपना एक सैटेलाइट दोस्तों ऐसा ही लॉन्च करना चाहिए जो पूरे चाइना क्या पूरे विश्व पर
पर, उनके डिफेंस सिस्टमों पर नजर रख सके? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर आखिर क्या मर गई इंसानियत, इस्लाम पर भारत को नसीहत देने वाले इंडोनेशिया को रोहिंग्याओं की डूबती नाव को एंट्री से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जताई है चिंता। बता दें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कहा है कि वो एक नाव को जिसमें 120 रोहिंग्या मुसलमान सवार हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर देंगे। आशंका ये जताई जा रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों की ये नाव देश के आंचे प्रांत के पास डूब सकती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के अनुसार नाव कथित तौर पर लीक कर रही है और इसका एक इंजन भी क्षतिग्रस्त है। इसके खराब मौसम परिस्थितियों में भी फंसने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एजेंसी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी इस नाव पर सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हम इंडोनेशियाई सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को सुरक्षित रूप से उतरने की तत्काल अनुमति दे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर स्पेस स्टेशन से टकराने से बचा एलन मस्क की कंपनी का सैटेलाइट, जिसके बाद भड़के ड्रैगन ने दी है अमेरिका को बड़ी धमकी। बता दे पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके चीन को अपने एक स्पेस स्टेशन को बचाने के लिए अमेरिका से गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल वो भी एक ऐसी परेशानी के लिए जो उसके लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने खड़ी कर दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही चीन ने शिकायत की थी कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरफ से लॉन्च की गई सैटेलाइट उनके स्पेस स्टेशन से टकराने वाली थी और इस टकराव को टालने के लिए ही उसे अपने अंतरिक्ष स्टेशन की पोजीशन बदलनी पड़ी। इसे लेकर ही चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वो भविष्य में ऐसे मिशन का सुरक्षित रहना सुनिश्चित करे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां फ्रांस का बड़ा एक्शन, कट्टरपंथी इमाम ने भड़काई नफरत तो मस्जिद पर लगाया ताला। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक कट्टरता का सामना कर रहे फ्रांस ने देश के उत्तरी इलाके में स्थित एक मस्जिद पर ताला लगा दिया है। दोस्तों फ्रांस ने बताया है कि इस मस्जिद के इमाम की तकरीरें कट्टरपंथी प्रकृति की थी। इमाम ने अपने भाषण में नफरत को भड़काया था और जिहाद का बचाव किया था और ये मस्जिद बेअवेस कस्बे में स्थित है जो राजधानी पेरिस से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों अब यह मस्जिद अगले 6 महीने तक बंद रहेगी। अगली खबर की बात करें जहां लुधियाना बम ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, जर्मनी से भारत तक बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है जहां जेल से मिले 7 मोबाइल आरोपी ने भी किया था इसका इस्तेमाल। अगली खबर की बात करें जहां तालिबान के रास्ते पर पाकिस्तान, अब कॉलेज के छात्रों के टी शर्ट और जींस पर लगा प्रतिबंध। बता दें पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है। ये पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में एक निर्देश जारी करने के महीनों बाद आया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लड़कों को शॉर्ट्स, कट ऑफ जींस, मल्टी पॉकेट, फीकी हल्की फटी जींस और पतलून या किसी भी तरह के मैसेज वाली टी शर्ट पहनने की इजाजत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तालिबानियों वाली हरकतें अब करता नजर आ रहा है पाकिस्तान। अगली खबर की बात करें जहां पर इजराइल में मंडराया एवियन फ्लू का बड़ा खतरा, 5,400 की मौत, एहतियातन 5 लाख मुर्गियों की हत्या कर दी गई है। दोस्तों इजराइल में एवियन फ्लू के प्रकोप यानी एवियन फ्लू आउटब्रेक को रोकने की कोशिश की जा रही है। हुला नेचर रिजर्व में 5,000 से अधिक प्रवासी सारस पक्षियों की पहले ही मौत हो चुकी है। पर्यावरण मंत्री तामार जेंडबर्ग ने इस घटना को इजराइल के इतिहास में वन्य जीवों के लिए सबसे बुरा झटका करार दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां सिक्किम में बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की सड़क, गवर्नर गंगा प्रसाद ने किया है इसका उद्घाटन। बता दे दोस्तों सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी पर रखा गया और इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद ने आधिकारिक उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल है। दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP नाम की संस्था ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को इस सूची में सबसे पहला स्थान
बयान दिया है दोस्तों। लेकिन इनके अलावा जिन नेताओं को सूची में शामिल किया गया उनमें सीरियाई तानाशाह बशर अल असद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन और ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी और कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर, जहां दुनिया में ओमिक्रॉन की महालहर के बीच बड़ी खबर। WHO ने बताया अभी बहुत ज्यादा खतरा। जी हाँ, पूरे विश्व में 11% केस बढ़े हैं। बता दें, ओमिक्रॉन की महालहर से जूझ रही दुनिया में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण मामलों में 11% की वृद्धि हुई है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुआ खतरा भी बहुत ज्यादा है। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। WHO ने कहा कि जिन देशों में ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है, वहां भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बता दें, जहां दुनिया भर में बुरा गुजरा क्रिसमस वीक, 11% बढ़े कोरोना के केस, भारत में तीसरी लहर का खतरा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर है, जहां क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, मिले 2172 नए मरीज, क्या लगेगा लॉकडाउन। बता दें, महाराष्ट्र में 75 दिनों बाद एक दिन में कोरोना के कुल 2172 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से सिर्फ मुंबई में ही कोरोना ने पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज एक दिन में 1377 कोरोना केस सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अगर लगातार ऐसे ही दुगने से भी ज्यादा के रेट में अगर ये वेरिएंट बढ़े दोस्तों और पॉजिटिविटी दर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की भी खबर है इसी से जुड़ी। जहां से आई थी बुरी खबर उसी ने दी अब गुड न्यूज। बता दे, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले 38% घटे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नए केस आते नहीं दिखाई दे रहे और उनमें भी 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सबसे बड़ी और अच्छी खबर हमने आपको बताई है दोस्तों। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। अगली खबर की बात करें, जहां 1984 बैच के IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को दे दी है हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, 1984 बैच के IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिया गया है। बात करें अगली खबर की, जहां कानपुर को लेकर बड़ी खबर, कार तोड़ फोड़ मामले में 5 गिरफ्तार, सपा से लिंक, बीजेपी बोली रची गई थी बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी आरोपियों को यानी पांचों नेताओं को सपा ने अपनी पार्टी से भी निकाल दिया है दोस्तों। बता दें, कानपुर के कार तोड़ फोड़ मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए गए हैं। बताया गया है कि सपा कार्यकर्ता ने खुद ही अपनी गाड़ी तोड़वाकर हंगामा किया था। इस मामले पर बीजेपी ने सपा को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कानपुर में सपा ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी। जी हाँ दोस्तों, उन 5 लोगों में 4 जो है दोस्तों सपा कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और 5वां व्यक्ति सपा कार्यकर्ता अंकुर पटेल कार का मालिक है, जिसकी कार में तोड़ फोड़ की गई थी। ऐसे में दोस्तों, इन सभी आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के रैली में दंगा भड़काने की कोशिश की है दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। साथ ही आपको बता दें, जब सपा विधायक ने ले लिया अपनी ही पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प, दरअसल यूपी में आने वाले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें दोस्तों, दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सदर विधानसभा 8 बार विधायक बने जा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव को लेकर वोटर को अपने पक्ष में लेने के लिए जनसंपर्क के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कह डाली। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी में जो भी नेता है वो अपने अंदर आत्मा से नहीं है दोस्तों, बल्कि ऊपरी समाजवादी पार्टी को दिखावे के तौर पर साथ देने में लगी हुई है दोस्तों, लेकिन अंदर से उनके मन में सपा के लिए गुस्सा ही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा। बात करें अगली खबर की, जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ, तो अब मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि फर्रुखाबाद में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली खबर की बात करें, जहां हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है दोस्तों।
दोस्तों विधानसभा चुनाव में दायर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने के आरोप में। जी हां, हसनपुर से आरजेडी विधायक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ बुधवार को रोसड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगली खबर की बात करें जहां ओमिक्रॉन के कारण यूपी में बंद हो सकते हैं स्कूल। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए निर्देश से ये संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना की 2 लहरें झेलने के बाद हर इंसान घबराया हुआ और ऐसे में उत्तर प्रदेश में विभागीय अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारियां शुरू करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि समय पर ही सारा पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके और पढ़ाई प्रभावित ना हो। और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को लेकर कभी भी स्कूल बंद हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, और इसी से जुड़ी खबर के लिए अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा अपडेट रहने के लिए। अगली खबर की बात करें जहां पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, इस दिन सरकार अन्नदाताओं को ट्रांसफर करेगी 20,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को पीएम किसान योजना के बारे में जानकारी दी गई है। PIEB पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि जमीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कार्यक्रम होगा और इसके तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये लेटर देख पा रहे होंगे, यानी कि 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री 10वीं किस्त जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई और बहनें हैं जिन्होंने अब तक की सारी किस्तों का लाभ उठाया है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। जिनको लाभ नहीं मिल पाया है वो जाहिर तौर पर बताइएगा दोस्तों, जिससे हमें आपकी मुश्किलें पता चल सके दोस्तों और सरकार आपके इन मुश्किलों को हल करने में कदम उठा सके। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।